अपना योगदान भी दिया है। तो मैं मंच पर इन मेहमानों को बुलाना चाहूँगी एक एक करके और इनका इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ। हमारे साथ हैं अविनाश पात्रा, प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, कृषि विज्ञान केंद्र गरियाबंद के मार्गदर्शन प्रशिक्षण एवं फसल प्रदर्शन से इनके जैविक खेती के फसल प्रयासों को काफ़ी हद तक पहचान मिली है। और आपको बता दें कि गोबर का इस्तेमाल करके ये जैविक खेती करते हैं, साथ ही गौमूत्र का भी इन्होंने प्रयोग करना सिखाया है और आम के बाग लगाए हैं, साथ ही अदरक, काली मिर्च, हल्दी, इसके अलावा नींबू, इस तरह की पौध भी इन्होंने जैविक खेती के ज़रिए उगाई है। तो मैं अपने सहयोगी निर्मल जी का स्वागत करना चाहूँगी ताकि वो इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। हमारे साथ गरियाबंद जिले से अविनाश पात्र भी हैं। आप भी नए तरीके से खेती करने के लिए आपको छत्तीसगढ़ में अवार्ड भी मिला और सरकार आपको बार बार प्रोत्साहित करने के लिए और किसानों को कैसे आगे बढ़ाया जाए जो जैविक खेती से जुड़ें, तो इसके लिए इंटीग्रेटेड फार्म मॉडल जो आपने खड़ा किया है अपने खेत में, क्या उसकी खासियत है और कैसे आपने उसको डिज़ाइन किया? डिज़ाइनिंग को लेकर ज़रा थोड़ा सा बताएं। सभी को नमस्कार। मैं प्रारंभ करना चाहूँगा कि IFS मॉडल मेरा शुरू कैसे हुआ। जब मैंने पहले खेती शुरू की तो मेरी जो ज़मीन थी अपलैंड ज़मीन थी और हमारे क्षेत्र के आसपास भी बहुत सारी अपलैंड ज़मीन थी जहाँ पर कि धान की खेती बहुत कम होती थी। जो निचले जहाँ पर पानी का जमाव होता है वहाँ धान की खेती होती थी और अपलैंड ज़मीन में उस समय शुरू हुआ था मक्के की खेती का। और मक्के के पहले जो है परंपरागत खेती होती थी जिसमें उड़द है, मूंगफली है और आपका कोदो, कुटकी, ये जो अभी जिसको मिलेट्स के रूप में नाम दिया जा रहा है, ये हमारी परंपरागत रूप में इसे हम उत्पादन करते थे। लेकिन जब मक्के का आया तो मक्के में एक लालच किसान का ये है कि एक नकदी फसल है और इसका हमको भाव अभी अच्छा मिल रहा है। उस समय नया नया हमारे क्षेत्र में मक्का शुरू हुआ था, तो मैंने भी मक्के की खेती शुरू की। तो शुरुआत में जब हम लोग मक्के की खेती शुरू किए तो शुरू में जो रासायनिक खाद का ही हम उपयोग करते थे और मक्के में बिना रासायनिक खाद के मक्का जो है कर पाना बहुत मुश्किल था। उस समय हमारी ये सोच थी और हम लोगों ने मक्के की खेती शुरू की। तो धीरे धीरे हमने देखा 2, 3, 4, 5 वर्षों के बाद कि मक्के में जो है खाद का रेशियो जो है बढ़ता जा रहा है। जहां हम 10 किलो डालते थे, 10 से 15 किलो, 15 से 17 किलो, 17 से 20, 22 किलो, तो खाद का जो है मात्रा बढ़ती जा रही है धीरे धीरे जो है, और लागत जो है बढ़ता जा रहा है और उसके अनुपात में फसल की जो कीमत है वो हमको नहीं मिल पा रही है। फिर मैंने इस पर थोड़ा सा विचार किया कि ऐसा क्या कारण है जिसके कारण कि खाद की मात्रा जो है बढ़ती जा रही है। तो हमने देखा जमीन की उर्वरता घट रही है और पौधे को जो है जमीन अगर उर्वरक हो तभी जो है पौधे में विकास होता है। तो उस उर्वरता को बनाने के लिए हम बार बार जो है रासायनिक खाद की मात्रा को बढ़ाते जा रहे हैं। तो वहाँ पर मेरे मन में एक विचार ये आया कि ऐसा हम कब तक करेंगे। एक स्थिति ऐसी आएगी जब हमको पूरी मिट्टी ही बदलनी पड़ेगी। तो कोई एक ऐसा तरीका अपनाया जाए जिससे कि हमारी जमीन बचे। उत्पादन क्या मिल रहा है, फसल क्या मिल रहा है, ये द्वितीयक बात है, लेकिन प्राथमिक बात ये है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए ज़मीन बचानी है हमको। तो कुछ और मेरे जो मित्र हैं, कुछ हमारे जो है बंधु वर्ग हैं, उनसे हमसे इस बात का एक सलाह मिला कि अगर आपको ज़मीन बचानी है तो ज़मीन को अगर उर्वरक बनाना है तो रसायन का तो आपको त्याग करना पड़ेगा। और रसायन का जब हम त्याग करेंगे तो 1 या 2 साल में जो है उसका हमको वांछित परिणाम नहीं मिलेगा। उसके लिए हमको धीरज की आवश्यकता है। तो वहाँ से मैंने 2012 से जो है रासायनिक खेती को छोड़ा और जैविक खेती की ओर मैंने रुख किया। तो जब जैविक खेती की मैंने शुरुआत की तो शुरुआत में सबसे पहले मेरी आवश्यकता हुई, क्योंकि बिना गाय के गोबर के हम जो है जैविक खेती नहीं कर सकते। तो शुरुआती वर्षों में जो है मैंने गोबर खरीदा और उसके बाद फिर मैंने देखा कि कंपोस्ट के लिए जो है पत्तियों का सड़न चीकू, कि हमने देखा जो जंगली क्षेत्र होते हैं वहाँ पे भूमि की उर्वरकता जो है प्राकृतिक रूप से बनती है। तो वहाँ पर हमने देखा, एक किसान अनुसंधान नहीं कह सकता क्योंकि किसान के पास इतना जो है डिग्रियाँ नहीं है कि वो कोई रिसर्च कर पाए, लेकिन जब वहाँ पर जाता है, देखता है, तो उससे कुछ बात समझ में आती है। उसको मैंने अनुसंधान नाम दिया है। वहाँ हमने ये देखा कि जब पत्तियाँ सड़ती है जिसके कारण भूमि में वो उर्वरता आती है, तो क्यों ना हम खेत में भी एक ऐसी व्यवस्था बनाएं। और वहाँ से जो है 2013 से जो है मैंने पौधों का जो है रोपण करना शुरू किया और सबसे पहले मैंने 40 आम के पेड़ों से जो है शुरुआत की थी।
और उस 40 आम के पेड़ों से शुरुआत की थी। अगले वर्ष मैंने जो है 200 आम के पेड़ और लगाए मेरे खेत में। अब वहां पर मैंने ये देखा कि आम का जो उत्पादन आएगा 6 से 7 वर्ष में आएगा, और 6 से 7 वर्ष तक मुझे आर्थिक रूप से मजबूत होना है। और मेरी ये स्थिति नहीं थी कि मैं 6 से 7 वर्ष तक जो है सिर्फ आम के पौधों पर जो है अपना पैसा खर्च करूं। तो मैंने आमदनी का जरिया ढूंढा, और मैंने देखा उस समय आम के पौधे छोटे थे, तो बीच में मैंने जो है केले की खेती शुरू की। तो जब तक आम का पौधा आया 2 से 3 वर्ष तक हमने वहाँ पे केले का उत्पादन लिया, बीच बीच में सब्जियों का उत्पादन लिया, तो आर्थिक रूप से हमको वहाँ से सहयोग मिला। और जो पैसा हमको उन सब्जियों की खेती से मिला, केले के खेती से मिला, उस पैसे को हमने आम के बाग को आगे बढ़ाने के लिए किया। और धीरे धीरे आज जो मेरा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में मेरे 470 आम के पेड़ हैं, और वहाँ पर अन्य फलदार पेड़ों में जो है नींबू के पेड़ हैं, 170 नींबू के पेड़ हैं और आंवला के पेड़ हैं। ये मैंने वहाँ पे लगाया। एक क्षेत्र हमने खाली जो छोड़ा जहाँ पर कि सूर्य का प्रकाश सीधे पड़ता है, जहाँ पर हम सब्जियों की खेती करते हैं और थोड़ा सा धान की खेती करते हैं, दलहन तिलहन की खेती करते हैं। बीच में एक क्षेत्र रखा जहाँ पर हमने गौ पालन किया, और गाय आज मैं खुद रखता हूँ। और गाय का सबसे प्राथमिक हम लोग कारण जानते हैं गोबर और गौमूत्र के लिए। दूध हमारे लिए द्वितीयक है, तो उसमें हम लोगों ने चुना देसी गाय, जो शुद्ध जो है चरने वाली जो गाय है, जिसका गोबर और गौमूत्र हमको शुद्ध मिलता है, क्योंकि वो घास चरती है और उसका गोबर गौमूत्र हमको शुद्ध मिलता है। अब चरने वाली गाय में एक समस्या ये है, समस्या तो नहीं कहूँगा क्योंकि उसको स्वाभाविक प्रकृति है, 1.5 से 2 लीटर ही दूध आता है, ज़्यादा दूध नहीं आता। अब वो 6 से 7 लीटर, 8 लीटर, 10 लीटर जो दूध होता है, इसको अगर मैं बाजार बेचने जाता हूँ तो जितने का दूध नहीं है उतना का मेरा जो है लागत आता है। तो उसका उपाय हमने ये किया, हम दूध नहीं बेचेंगे, हम जो है दूध के उत्पाद बेचेंगे। दूध अगर बेचेंगे तो रोज का हमारा टेंशन है, क्योंकि दूध अगर आपने बंधवा लिया तो सवेरे 7 बजे आपको दूध चाहिए, और हमको एक व्यक्ति रखना पड़ेगा जो 7 बजे आपको दूध पहुंचा के देगा। तो विकल्प देखा हमने, इसका उत्पाद बनाया। तो जिस दिन 15 लीटर दूध आया तो भी उत्पाद बनेगा, 10 लीटर आया तो भी उत्पाद बनेगा, और उत्पाद के रूप में हमने दही और पनीर को चुना। तो दही और पनीर को चुनने से एक फायदा ये मिला कि मलाई हमको मिला, और उस मलाई का हमने घी बनाया। और घी जो है एक आधार के रूप में हमको मिला, घी भी हमारा बिकने लगा। जो लोग इस घी को खाए उनको जो है एक अलग स्वाद मिला, क्योंकि एक नेचुरल है और एक हमको आय का जरिया लिया। तो गाय हमको ऐसा नहीं लगा कि गौ माता ने हमको फ्री में कोई चीज़ दिया, हमने उसकी सेवा की, और दूध दही और घी से उसका लागत हमको निकल गया, जो चारा और चरवाहे का। तो गोबर और गौमूत्र, जो गोबर हम खरीदते थे कंपोस्ट के लिए, वो गोबर हमको ऐसा लगे कि अब हमें फ्री में प्राप्त हो रहा है, और उस गोबर से हमने जो है खेती करनी प्रारंभ की, और वहाँ से हमारी जैविक खेती की शुरुआत हुई। और धीरे धीरे जो है 4-5 सालों में जो है हम थोड़े से आत्मनिर्भर बने कि हमारे पास खाद हो गया। उसके बाद धीरे धीरे सब्जियों का उत्पादन शुरू किया, फलों का जो है उत्पादन शुरू किया, और गोबर की सहायता से जो है हमने कंपोस्ट बनाना शुरू किया। उसके बाद एक समस्या आती है कि कीट का नियंत्रण कैसे किया जाए। तो कीट के नियंत्रण के लिए जो है हमने कुछ जो है गौमूत्र से जो है कीटनाशक बनाना शुरू किया, जिसमें नीम की पत्तियां हैं, करंज की पत्तियां हैं, उनसे शुरू किया। फिर हमारे पास एक समस्या आई कि हम तो जैविक कर रहे हैं, लेकिन हमारा पड़ोसी जैविक नहीं करता है, तो रसायन अगर आता है तो हम उसको कैसे करेंगे। और फिर दूसरी समस्या ये थी कि पानी का जमाव को भी हमको रोकना है। तो खेत के चारों ओर एक नाली नुमा हमने संरचना बनाई। आप अगर कभी आएंगे मेरे खेत में तो आपको देखने को मिलेगा, खेत के चारों ओर हमने एक नाली नुमा संरचना बनाई। तो ये नाली नुमा संरचना से हमको 2 फायदा हुआ। एक तो बाहरी जो पानी है बाहर चला जाता है, दूसरा एक उसका हमने स्तर ये रखा तो जल स्तर बनता है, उसमें हमेशा 2 से 2.5 फीट पानी जो है बरसात के बाद जो है जमा रहता है, जिसके कारण जल स्तर भी बनता है। तो एक तरह से अगर हम कहें आधुनिक भाषा में तो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी डेवलप हुआ। तो हमारा बाहर का पानी भी बाहर चला जाता है और वो वहाँ पर जल का स्तर भी बना। और उसमें फिर दूसरा हमने ये काम किया कि नाली का जो जमीन बेकार जा रही है इसको हम करें क्या। तो नाली की मेड़ में नाली का ही मिट्टी लगा, तो मेड़ जो है खाली जा रही थी, उस मेड़ पे हमने जो है जो कंदी फसल हैं जिसमें कोचई है, जिमी कंद है, ये जितने भी है, इन फसलों का जो है हम उत्पादन लेना शुरू किया। तो थोड़ा सा हमको आर्थिक रूप से भी मदद मिला। अब आगे सालों में जब आम के पेड़ बड़े हुए, अब केले की खेती तो नहीं कर सकते क्योंकि इसके छाया में उसके छाया में नहीं हो पाएगा, तब हमने विकल्प ढूंढा कि अब आम के बीच की जमीन खाली जा रही है तो इसको क्या करें हम।
तो वहाँ पर हमने देखा कि छाया में कौन सी फसलें हो सकती हैं। तो छाया में होने वाली फसलें जैसे अदरक है, हल्दी है, इसका हमने उत्पादन किया और उसको जो है उनसे बाजार में दिया, तो उससे कुछ हमको आर्थिक जो है आमदनी प्रारंभ होनी शुरू की। और इसके बाद कुछ और हम लोगों से जो है सलाह मिली और हमने जो है औषधि फसलों की भी वहाँ पे, जैसे काली हल्दी है, वो भी जो है छाया में हो सकती है। और कुछ औषधि फसलों का मैंने संरक्षण का भी काम शुरू किया, क्योंकि कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ होती हैं जो कि अब विलुप्त होने की कगार पर है। जैसे आज आपका जो सारा काम आपने जैसे कहा अनुसंधान, सच में आप अपने खेत में अनुसंधान ही कर रहे हैं और जो डिग्री लेने वाले वैज्ञानिक हैं उनसे आप बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे हैं। यही पूरी गोबर इकोनॉमी जिसको हमने शुरू में कहा और वेदेश्वरी जी जिस पर लंबे समय से काम भी कर रही हैं, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ये श्रृंखला की तरह हैं। छत्तीसगढ़ में आकर एक नया अनुभव हुआ कि प्राकृतिक खेती को लेकर जिस तरह से किसान यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, मैंने बहुत समय पहले एक बात कहीं पढ़ी थी और किसी ने मुझसे कहा भी था कि भारत संसार के उन विरले देशों में है जहाँ एग्रीकल्चर पढ़ने वाला एग्रीकल्चर करता नहीं और एग्रीकल्चर करने वाले को एग्रीकल्चर पढ़ने को मिलता नहीं। लेकिन आप सब उन सब से बिल्कुल अलग हैं और मेरी इस धारणा को और बाकी जो लोग भी इस बात को मानते होंगे उसको बदलने पर मजबूर कर दिया। आप सब पढ़े लिखे ही नहीं, वैज्ञानिक तरीके से खेती कर रहे हैं और मुझे ऐसा कहने के लिए ये मैं विवश भी हूँ और अंदर से एक बात निकल कर आ रही है कि छत्तीसगढ़ में किसानों का जो भविष्य है वह निश्चित रूप से बहुत ही उज्ज्वल है। समय की सीमाएं हैं, उनकी मर्यादा को हमें पालन करना होगा और इसके साथ ही हम इस चर्चा को यहीं पर आज विराम देंगे। आगे भी ये चर्चा जारी रहेगी। हम लोग विभिन्न माध्यमों से अलग अलग तरीके से आप सबसे जुड़े हुए हैं, तो आपकी बातें किसानों तक पहुँचेंगी। मुझे लगता है कि आज हम इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अनुरोध करेंगे हमारे टीम के मेंबर्स से, शैलेश जी, आरती आइए और हमारे जो गेस्ट हैं उनको तुलसी का पौधा दीजिए। तो बनता है। अपॉर्चुनिटी सभी प्रोवाइड कर रहे हैं। गौठान में जुड़े हैं ना तो हमारे सब समस्या दूर हो गए। अब यही में सरकार हमारा योजना दी सी, हमारा बहुत फायदा हो गया। मैं दिल से उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी। सरकार के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें